हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल। माय नेम इज अभिनव। कैसे आप सब, कैसे चले आपकी प्रिपरेशन? आज की क्लास एमसीआरई स्टोर कीपर एग्जाम स्पेशल क्लास है। और आज की क्लास में हम मटेरियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा आपकी ये वैकेंसी आई है, 14 नवंबर से फॉर्म फिलअप हो रहा है और प्लस इसका लास्ट डेट जो है वो 2 दिसंबर है और एग्ज़ाम डेट इसका बता दिया गया है 22 से 24 दिसंबर। तब आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आज ही से आप तैयारी में जुड़ जाइए, अच्छे से तैयारी आप करते रहिए। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस मैं हर क्लास में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको सिलेबस मालूम है। मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर कीपिंग एंड इट्स रूल्स, बस यही सिलेबस में लिखा ही है। मैंने सिलेबस पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है कि मटेरियल मैनेजमेंट स्टोर कीपिंग में कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे। एक क्लास मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर सकते, देख लीजिए, आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि कितने कितने चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। और आज की जो क्लास है वो आपकी स्टोर कीपर एग्ज़ाम की ही क्लास है। और जितना प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो आपके होते हैं स्टोर कीपिंग के, जैसे एम्स में बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे अभी एम्स मुंबई, रांची, पटना, ये आपकी वैकेंसी आई थी। एसजीपीजीआई की वैकेंसी, केजीएमयू में स्टोर कीपर की, दिल्ली अथॉरिटी के थ्रू जो वैकेंसियाँ निकलती हैं डीडीसी के थ्रू, तो स्टोर कीपिंग की वैकेंसी आपकी आती है। तो जितना मटेरियल मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो क्लासेस हमारी डिटेल में चलती है और जैसा आपने प्रीवियस क्लास भी देखा, तो डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस थोड़ी बहुत मैं कराता रहूँगा। बाकी जितने भी बच्चों को जिनको डिटेल में तैयारी करना है, डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एग्जाम स्पेशल बैच है स्टोर कीपिंग का। एम6 सीआरई स्टोर कीपिंग का ये एग्जाम स्पेशल बैच है और ये बैच पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है। इसमें आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। ज़्यादातर टारगेट यही है कि 1000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको इस बैच में कवर कराए जाएंगे, प्लस जो जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी आपको इसमें कवर कराया जाएगा। और इस बैच के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेगा, ई बुक वगैरह भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये एग्जाम स्पेशल बैच है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, तो आप इस बैच से जरूर जुड़िए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो एम्स सीआरई स्टोर कीपर की जो आपकी वैकेंसी आई है एम्स में, उसके लिए ये आज आपकी स्पेशल क्लास है। एम्स सीआरई स्टोर कीपर के लिए, स्टोर कीपर के लिए देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे जो आपके स्टोर कीपर के एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे मैं बता दूँ एसजीपीजीआई जो संजय गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ का, केजीएमयू लखनऊ में ही है, इसमें होता है। देन इन सबके साथ साथ एम्स के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एम्स के, जैसे एम्स के पटना, रांची, मुंबई, दिल्ली, जितने भी हैं। एंड देन जितने भी अदर हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो मेडिकल कॉलेज वगैरह है, वहाँ पे जो स्टोर कीपर के एग्जाम होते हैं, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। एक तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बुक आप मंगाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आपके एम्स सीआरई स्टोर कीपर के एग्जाम में। तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, मटेरियल मैनेजमेंट। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी मटेरियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर कीपिंग, ये सभी क्वेश्चन इससे आपके पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच डॉक्यूमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर परचेजिंग, मतलब परचेजिंग के लिए, खरीदारी के लिए कौन सा दस्तावेज सबसे जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इनवॉइस हम बोल सकते हैं एक तरीके से ये बिल होता है आपका, इनवॉइस चालान। यहाँ पे देखिए इनवॉइस बिल होता है आपका, ठीक है। जब आपने कोई माल खरीद लिया फिर उसके बाद आपको इनवॉइस मतलब बिल आपको मिलता है, इनवॉइस जारी होता है। तो मेरे हिसाब से ना तो चालान ना तो इनवॉइस, ये आपके आंसर सही नहीं है। तो ये भी आंसर और ये भी आंसर आपके यहाँ पे गलत हो गए। परचेजिंग ऑर्डर, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर परचेजिंग। खरीद के लिए परचेजिंग ऑर्डर सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। सबसे जरूरी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपका होता है, डॉक्यूमेंट आपका होता है। क्लियर? परचेज ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप जितनी भी क्वांटिटी में आपको सामान चाहिए, जितनी भी क्वांटिटी में, सबसे पहले कौन सा गुड्स चाहिए वो आप मेंशन करते हो, कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो आप मेंशन करते हो, किस क्वालिटी की चाहिए वो आप मेंशन करते हो, और रेट वगैरह अगर आपको पता करना है सेलर से तो उसको भी आप यहाँ पे टाइप करते हो और सारी चीज़ें आप सेंड कर देते हो। किसके पास सेंड करते हो, ये सेलर के पास, मतलब विक्रेता के पास, सप्लायर के पास, और फिर आपको सारी जानकारी मिलती है। तो परचेज ऑर्डर कितनी क्वांटिटी की आपको जरूरत है उन सबको आप मेंशन करते हो, किस क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी का और कौन सा गुड्स। तो ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है खरीदारी के लिए, परचेजिंग के लिए। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। अच्छा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है बिल ऑफ लैंडिंग हम बोलते हैं, बिल ऑफ लैंडिंग। जैसे जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो बिल ऑफ लैंडिंग
या मैं कह दूँ बिल ऑफ परचेज, या ये भी मैं कह दूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, लैंडिंग, या मैं बोल दूँ एक्सचेंज, जिसको भी बोल सकता हूँ, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, लेन देन करते हो, तो बायर जारी करता है क्या, बायर, बायर, ठीक है, सेलर, दो पार्टी होते हैं जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो। तो सेलर एक क्या जारी करता है, एक बिल जारी करता है ट्रांजेक्शन के समय। अगर बायर ने उधार माल खरीदा है, क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो सेलर एक बिल भेजता है, एक डॉक्यूमेंट भेजता है, और उसे ये बोलते हैं बिल ऑफ लेंडिंग या बिल ऑफ एक्सचेंज। और इस बायर का सिग्नेचर करा के अपने पास रख लेगा, और बायर से उसमें मेंशन रहता है कि इतने दिन में आपको जितने रुपए का सामान इसने खरीदा है उतना इसको पे करना रहेगा। तो ये भी आपका ये अलग हो गया, ये भी नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो है आपका परचेज ऑर्डर। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए डिटेल में सारी क्लासेस हमारी होती है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिटेल में आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब परचेज ऑर्डर जो आपका होता है इज एन ऑफिशियल एंड लीगल डॉक्यूमेंट। ये आपका ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट होता है, सेंट बाय द बायर। ये बायर द्वारा भेजा जाता है, किसको, सेलर के पास भेजा जाता है, किसके, विक्रेता के पास भेजा जाता है, खरीदार द्वारा। और इसमें कंटेंट मतलब इसमें क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट गुड्स और सर्विसेज। कितनी गुड्स चाहिए या कौन सी सेवाएं चाहिए बायर को, कौन सी सर्विसेज चाहिए, कौन से गुड्स चाहिए, सच एज आइटम डिस्क्रिप्शन, मतलब जो सामान इसको चाहिए बायर को उसकी पूरी जानकारी, कितनी क्वांटिटी में, कितनी प्राइस, मतलब कितने दाम तक, और डिलीवरी डेट कब तक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। और पेमेंट किस आधार पे बायर करेगा, कैश करेगा या अब ऑनलाइन करेगा, नेट बैंकिंग के माध्यम से, इन सबकी जानकारी परचेज ऑर्डर के माध्यम से बायर बायर ठीक है, सेलर को देता है। ठीक है, तो खरीद आदेश एक आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें खरीदार विक्रेता को भेजता है, और इसमें सामान और सेवा की पूरी जानकारी होती है, जैसे कि आइटम का वितरण मतलब आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मात्रा, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी की तारीख और भुगतान की शर्तें, ये सारी चीज़ें आपकी रहती है। और आगे अगर हम बात कर लें तो खरीद आदेश के स्वीकार होने पर दोनों पक्षों के मध्य क्या हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट भाई जाहिर सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाता है, एक अनुबंध तय हो जाता है दोनों के बीच। तो यहाँ पे दिस डॉक्यूमेंट ब्रिंग्स क्लैरिटी, इस डॉक्यूमेंट से परचेज ऑर्डर से क्या होता है, क्लैरिटी, स्पष्टता हो जाती है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, एड्स इन फाइनेंशियल ट्रैकिंग। मतलब इससे ये हो जाता है कि ये बायर ने, ठीक है, बायर ने 1000 यूनिट के लिए ऑर्डर दिया है, किसको ऑर्डर दिया है, किसको, सेलर को इसने ऑर्डर दिया है 1000 यूनिट के लिए, 1000 यूनिट माल खरीदने के लिए। तो इससे गलत फहमियाँ भी कम होती हैं क्योंकि सारी चीज़ें मेंशन रहती है परचेज ऑर्डर में, कितनी क्वांटिटी, किस क्वालिटी, कितने प्राइस का चाहिए, तो गलत फहमी कम हो जाती है और क्लैरिटी बनी रहती है माल खरीदते समय। और फाइनेंशियल ट्रैकिंग में भी ये क्या करता है, मदद करता है परचेज ऑर्डर। इन सबके साथ साथ जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, खरीद विभाग जो आपका होता है, परचेज डिपार्टमेंट, इट सर्व एज प्रूफ एंड रिकॉर्ड द परचेज। परचेज डिपार्टमेंट के पास एक तरीके से ये प्रूफ मतलब प्रमाण के तौर पे परचेज डिपार्टमेंट यूज करता है कि मैंने इतना सामान फला सप्लायर से, मतलब सप्लायर ए से मैंने इतना सामान 1000 यूनिट का सामान मैंने गुड्स, मैंने क्या 1000 यूनिट गुड्स मैंने खरीदा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये प्रूफ और रिकॉर्ड ऑफ द परचेज, मतलब परचेज को प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए भी परचेज ऑर्डर का यूज किया जाता है। इन सबके साथ साथ जब भी ऑडिट होता है, ऑडिट मतलब कितना माल पूरे साल भर में कंपनी ए ने, अगर मैं बात कर लूँ कंपनी ए नहीं, मैं कह दूँ बायर अगर पूरी तरीके से ऑडिट करेगा मतलब क्या, ऑडिट मतलब जांच करेगा कि मेरे विभाग में पूरे साल भर में, पूरे ईयरली ठीक है, कितना माल अभी तक परचेज किया गया है, कितना माल खरीदा गया है पूरे साल भर। तो ऑडिट करने और बजट को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका परचेज ऑर्डर, इससे आसान हो जाता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी आंसर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से राइट है, परचेज ऑर्डर। चलिए अब यहाँ पे जैसा अदर ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, जो इनवॉइस होता है, बिल ऑफ लेंडिंग होता है, ये केवल जो गुड्स के इशू होने पे या ट्रांजैक्शन के बाद ये रिकॉर्ड होते हैं, जबकि जो आपका परचेज ऑर्डर होता है, खरीद आदेश होता है, ये माल खरीदने की जो प्रोसेस है उसके शुरुआत में ही ये जारी हो जाता है। और परचेज ऑर्डर में जो भी गुड्स सर्विसेज कंपनी को चाहिए उसकी सटीक डिमांड को ये सुनिश्चित करता है आपका परचेज ऑर्डर। ओके या चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इन्वेंट्री मीन, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, सेल्स रिकॉर्ड, इन्वेंट्री का मतलब नहीं, जितना माल बेच रहे हैं उसका रिकॉर्ड इन्वेंट्री होता है आपका, गलत है ये।
लिस्ट ऑफ अवेलेबल मटेरियल और स्टॉक, कंपनी के पास कितना मटेरियल है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, उसकी जो पूरी लिस्ट होती है वो आपका क्या होता है, इन्वेंट्री होता है, दैट इज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो बी आंसर आपका सही है। एम्प्लॉय की जो लिस्ट होती है ये भी आपका इन्वेंट्री नहीं होता है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। कस्टमर की लिस्ट इन्वेंट्री, ठीक है। जो माल कंपनी बेचती है, सेल करती है, उसकी जो लिस्ट होती है, जो मटेरियल, जो स्टॉक जो कंपनी के पास है, जो अवेलेबल है इस समय कंपनी में उपलब्ध है, कंपनी के गोदाम में रखा हुआ है, उसकी जो लिस्ट होती है दैट इज इन्वेंट्री। तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। इन्वेंट्री रिफर्स टू द मटेरियल स्टोर्ड बाय द फर्म। इन्वेंट्री किसको बताता है, जो फर्म में जितना भी मटेरियल स्टोर करके रखा गया है उसके बारे में बताता है आपका इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री रिफर टू द लिस्ट ऑफ मटेरियल और स्टॉक अवेलेबल इन अ बिजनेस और इंडस्ट्री। मतलब व्यवसाय या उद्योग में जितना भी मटेरियल और स्टॉक है बचा हुआ है उसका जो लिस्ट है वो आपका इन्वेंट्री होता है। इसका मतलब इन्वेंट्री मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो आपका गुड्स है, जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी आपका इन्वेंट्री है। गुड्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द बिजनेस, जो वस्तुएं, माल और कच्चे माल जो व्यापार के लिए रखे गए हैं वही तो आपका इन्वेंट्री होता है। जैसे आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़े का जो आपका स्टॉक रखा रहेगा, कपड़े का जो आपका स्टॉक रखा रहेगा दैट इज इन्वेंट्री, दैट इज इन्वेंट्री, ये आपका इन्वेंट्री है। अगर आप मान लेते हैं किसी अदर चीज का बिजनेस करते हैं, जैसे आप मान लेते हैं फूड ग्रेन, अनाज, फूड ग्रेन मतलब अनाज उनाज बेचते हैं, तो वो जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है दैट इज इन्वेंट्री। मतलब जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं तो वो आपका हो गया। तो इन्वेंट्री का प्रबंधन या सुनिश्चित करता है, मतलब आपका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट या सुनिश्चित करता है, एक मिनट, हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर और डिटेल में बात कर ले तो ये इंश्योर करता है कि जो मटेरियल है वो आपके पास अवेलेबल है, आपके कंपनी में, आपके गोदाम में, एज नीडेड सो। और जैसे दैट प्रोडक्शन और सेल्स आर नॉट हॉल्टेड और कैपिटल इज नॉट टाइड ड्यू टू एक्सेसिव इन्वेंट्री। जैसे इन्वेंट्री का मैनेजमेंट एक आपको चैप्टर भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि जो भी सामग्री आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास है, जो भी इन्वेंट्री आपके गोदाम में उपलब्ध है वो आवश्यकता अनुसार बनी रहे, जिससे जब भी आपको प्रोडक्शन या सेल करने में कोई रुकावट ना आए और सीधे अत्यधिक स्टॉक में रखने से पूंजी ना फंसी रहे। तो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि आपको 1000 यूनिट की जरूरत है तो 1000 यूनिट आपके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा माल मंगा के रख लिया 2000 यूनिट, और 2000 यूनिट आपने मंगा लिया, 1000 आपने एक्स्ट्रा मंगा लिया, तो ये ज़्यादा स्टॉक रखने से क्या आपकी जो कैपिटल होती है वो फंस जाती है, कैपिटल फंस जाती है। फिर 1000 यूनिट आपने एक्स्ट्रा मंगाया तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको देना पड़ेगा, फिर स्टोरेज कॉस्ट अलग से आएगी, माल को भंडारण करने में, रखने में गोदाम में उसका अलग खर्चा आएगा, सेफ्टी स्टॉक पे अलग खर्चा होगा, माल को सेफ रखने के लिए भाई आप सेफ्टी, उसके लिए कुछ ना कुछ और भी एक्सपेंसेस आपके होंगे। इन सब के साथ साथ जितना भी स्टॉक आपका है उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह कराएंगे, सभी स्टॉक का बीमा कराएंगे, तो ये सब खर्चे आपके एक्स्ट्रा होंगे। इसीलिए इन सभी खर्चों से बचने के लिए हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री का प्रबंधन करते हैं। जितना चाहिए उतना ही हमारे पास रहना चाहिए, ज़्यादा ओवर स्टॉक ना हो। तो इन्वेंट्री वो माल और संसाधन होते हैं जिनसे व्यापार, उत्पादन, बिक्री और उपयोग के लिए स्टॉक रखता है। मतलब इन्वेंट्री इज अ गुड्स रिसोर्सेज दैट बिजनेस कीप इन स्टॉक फॉर प्रोडक्शन, सेल और यूज। इट कंसीडर एन एसेट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम क्या, जैसे आप कॉमर्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो एसेट, जो इन्वेंट्री आपका होता है इसे क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। कंपनी इसे एसेट मानती है, और कौन सा एसेट मानती है, करंट एसेट्स मानती है, करंट एसेट्स मानती है। इन कंपनी अपनी संपत्ति इससे मानती है। एसेट 2 टाइप के होते हैं, एक आपका फिक्स एसेट्स होता है, एक आपका करंट एसेट्स होता है। फिक्स एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये आपके हो गए जो आपकी पूंजी है जो लंबे समय तक आपके बिजनेस में बनी रहेगी। और करंट एसेट जिनको आप सेल करके 1 या 2 ईयर के मिड आप क्या उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज करंट एसेट। तो ये आपका हो गया, और इसका उचित नियंत्रण व्यापार के सुचारू संचालन के लिए बहुत जरूरी है इन्वेंट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, व्हाट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आपका क्या है, उत्पादन योजना बनाना, उत्पादन के लिए सामग्री की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, मतलब एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल की जरूरत है। जैसे अगर आपको ऑर्डर मिल गया, कितना ऑर्डर आपको मिला, जैसे आपको 1000 यूनिट का आपको ऑर्डर मिला है, और आपको मालूम है 1000 यूनिट ऑर्डर अगर आपको मिला है, आपको गुड्स सप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल लगभग 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, 1 लाख रुपए का। तो आप पहले से अनुमान लगा लेते हो कि 1000 यूनिट के प्रोडक्शन में 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मतलब आपका लग जाएगा। तो उस मतलब उत्पादन के लिए सामग्री की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल कितनी जरूरत है, रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी प्लानिंग करना, प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए कितनी सामग्री की जरूरत है उसका अनुमान लगाना, एस्टिमेशन या एस्टिमेटिंग, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो यहाँ पे आपका बी आंसर ही यहाँ पे आपका परफेक्ट है।
ठीक है। मटेरियल, यहाँ पे देखिए मटेरियल जुड़ा हुआ है तो आपका यहाँ पे ये आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। और कर्मचारियों का प्रबंधन, ये तो मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। क्वालिटी कंट्रोल, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है, तो ये तो गलत हो गया दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर पूरी तरीके से परफेक्ट है। या इसको डिटेल में हम देखते हैं। उत्पादन के लिए सामग्री की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, जैसे एमआरपी डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ मटेरियल। एमआरपी ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में आपको मतलब माल की जरूरत है, गुड्स की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, और कब आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कब तक। ऑर्डर अगर आज मिला है तो आज ही हमारे पास रहना चाहिए। तो ये हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमें बताता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ प्रोडक्शन प्लानिंग। ये आपका क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, मतलब उत्पादन करते समय, प्रोडक्ट तैयार करते समय जो आप प्लानिंग करते हो, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और इसमें आप ये भी प्लान करते हो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी आप यूज करते हो इसमें, टू मैनेज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी आप मैनेज करने के लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम दोनों इसमें शामिल है। और प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते समय आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हो। इन सबके साथ साथ, ठीक है, विनिर्माण प्रक्रिया को भी प्रबंधित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यह माल और कच्चे माल की आवश्यकताओं के अनुसार सही समय पर सही सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक अनुसूची, एक शेड्यूल तैयार करता है जिससे उत्पादन आपका सही समय पे पूरा हो सके। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से ये पूरा आप समझिए पहले। जैसे मान लेते हैं ये कौन है, ये एक बिजनेस ओनर है, इनकी कंपनी का नाम एबीसी है। अब इनको XYZ कंपनी से इन्हें ऑर्डर मिल गया कि मुझे 1000 यूनिट, ठीक है, गुड्स की जरूरत है, आप सप्लाई कीजिए। 1000 यूनिट गुड्स सप्लाई कीजिए। इनको ऑर्डर मिल गया है, सप्लाई करना है, 1000 गुड्स सप्लाई करना है, ठीक है। ये ऑर्डर इनको मिला है 1 जनवरी को, इनको ऑर्डर मिला है। तो ये क्या करेंगे, ये एमआरपी करेंगे। एमआरपी मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करेंगे। पहला ये करेंगे कि 1000 यूनिट गुड्स को तैयार करने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये पहले से प्लानिंग कर लेंगे। इन्होंने प्लानिंग किया कि हाँ भैया 1 लाख रुपए लग सकता है, रॉ मटेरियल का खर्चा आ सकता है, तो उतना ये ऑर्डर करेंगे, 1 लाख का रॉ मटेरियल। और प्लस इन सबके साथ साथ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का भी सहारा लेंगे। इन्वेंट्री, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का भी सहारा लेंगे। मतलब 1000 यूनिट अगर प्रोडक्शन करना है, माल सप्लाई करना है, तो 1000 यूनिट के बराबर ही, ठीक है, ये क्या करेंगे, माल को तैयार करेंगे। ओवर स्टॉक ज़्यादा माल तैयार करके अपने गोदाम में नहीं रखेंगे। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे आने लगेंगे। तो ये आपका होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को। और जब ज़रूरत हो तभी देखिए, यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो एस्टिमेट क्वांटिटी एंड टाइमिंग मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन। जब आपको प्रोडक्शन की ज़रूरत है, जितना माल तैयार करना है, उसी समय उतनी क्वांटिटी का आपको मटेरियल की ज़रूरत होगी, और तभी आप उसे मंगाइए, तभी आप उसका ऑर्डर कीजिए, ठीक है। मेकिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इंप्रूविंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका बैलेंस रहता है। और ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट इन टाइम सिस्टम का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जस्ट इन टाइम, JIT सिस्टम। JIT सिस्टम का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होता है। एक्सेसिव स्टॉक स्टोरेज, ये आपका गलत हो गया। एक्सेसिव स्टॉक स्टोरेज, अधिक स्टॉक भंडारण, ज्यादा से ज्यादा माल मंगा के रख लेना, ये आपका गलत है। देखिए नाम में से ही क्लियर है, जस्ट इन टाइम मतलब तुरंत, ठीक है। और जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या करता है, जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मतलब सामग्री जितनी आपको जरूरत है बिल्कुल सही समय पे आप रिसीव कीजिए। जब आपको जरूरत है तभी आप ऑर्डर कीजिए, एकदम एग्जैक्ट, दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। प्रोडक्शन में कमी होने पे जस्ट इन सिस्टम का यूज करेंगे नहीं। अब बताइए, ए आपके पास आपके गोदाम में, ध्यान दीजिए, आपके गोदाम में 5 लाख का माल रखा हुआ है, ठीक है, और आपको ऑर्डर आ गया कितना, 7 लाख का आपको ऑर्डर आ गया, 7 लाख का। तो जाहिर बात है 5 लाख आपने रखा हुआ है और 7 लाख आपको चाहिए, तो 2 लाख आप तुरंत माल मंगवा लीजिए, 2 लाख का ऑर्डर कर दीजिए, समझ में। 2 लाख माल या तो आप और तैयार कर लीजिए, अपने गोदाम में रख लीजिए, 7 लाख आप कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भी है कि जैसे आप सेफ्टी स्टॉक्स अलग से आप रखेंगे, सेफ्टी स्टॉक आप अलग से रखेंगे। सेफ्टी स्टॉक क्या है, जैसे अचानक अगर आपको कोई भी ऑर्डर आ गया और आपके पास माल तैयार नहीं है, तो आप 1 लाख 2 लाख का माल आप अपने गोदाम में सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रखेंगे, जिससे आपको अर्जेंट अगर कोई सप्लाई मतलब ऑर्डर आया है उसको आपको कवर करना है, तो उसी से आप कवर कर सकते हैं।
ठीक है। तो जितनी भी सामग्री मटेरियल की ज़रूरत है बिल्कुल सही समय पे उसकी प्राप्ति हो, मतलब उसको तभी आप ऑर्डर कीजिए, तभी उसको तैयार कीजिए, या मैं कह दूँ तभी उसका प्रोडक्शन कीजिए। दोनों जगह आपका यूज़ होगा जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। या देखिए इसको डिटेल में, जस्ट इन टाइम सिस्टम का उद्देश्य है कि सामग्री की जरूरत के अनुसार, मतलब जितना मटेरियल आपको जरूरत है बिल्कुल सही समय पे प्राप्ति सुनिश्चित करना। इसका मतलब यह है कि जितना भी मटेरियल या माल तभी मंगाया या उत्पादित किया जाए। मैंने अभी ना कहा ना, अगर आपको ऑर्डर, मतलब अगर आपको ऑर्डर मिल गया है तभी आप उसका प्रोडक्शन कीजिए। और अगर आप कहीं से मंगा रहे हैं, सब जैसे आप सेल कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से ऑर्डर करके अपना जो स्टॉक है वो आप मंगाते होंगे। तो उसको तभी आप ऑर्डर कीजिए जब आपको नीड हो उसकी, जब आपको एक्चुअल में आपको उस स्टॉक की ज़रूरत है। इससे क्या है, इससे क्या होता है, इससे स्टॉक आपके गोदाम में एक्स्ट्रा पड़ा नहीं रहता है, और ये भी है कि कमी से बचा जा सके। ठीक है, तो दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम आपका। यहाँ पे JIT सिस्टम रिड्यूस करता है अननेसेसरी डिले एंड स्टोरेज कॉस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेक्स प्रोडक्शन इफेक्टिव एफिशिएंट। तो JIT सिस्टम आपका क्या, उत्पादन प्रक्रिया में आपका अनावश्यक विलंब और भंडारण लागत को कम करता है। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट को कम करता है। भाई अगर 1000 यूनिट अगर आपके गोदाम में पड़ा हुआ है और आपको नीड कितनी है, आपको लगभग 800 यूनिट की नीड है। ठीक है, 800 नहीं 1800 यूनिट की नीड है, तो आप 800 यूनिट ही माल आप क्या कीजिए, इसी का प्रोडक्शन कीजिए। एक्स्ट्रा मत एक्सेसिव स्टॉक आप अपने पास रखिए, जिससे उसका स्टोरेज कॉस्ट भी आएगा, अभी मैंने बोला इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, सेफ्टी मतलब उसकी सेफ्टी पे भी बहुत सारे खर्चे होंगे, ये भी आपके आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और भंडारण लागत मतलब स्टोरेज कॉस्ट भी आएगा। भाई जिस बिल्डिंग को आप यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर बात है जितना ज़्यादा स्टॉक रखेंगे उस हिसाब से भाई रेंट वगैरह भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा जगह लेगा अगर स्टॉक तो उसका भी रेंट अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, और इससे क्या होता है, इससे आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस वो जो होता है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव आपका होता है। तो दैट इज जस्ट इन टाइम रिसीप्ट ऑफ मटेरियल। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। JIT सिस्टम की जो विशेषता है डिमांड पुल प्रणाली, ठीक है, जो केवल जरूरत के समय पर ही मटेरियल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इससे क्या होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन प्रक्रिया सुचारू रूप से रहती है और क्वालिटी में भी सुधार होता है। तो यहाँ पे आपका ये आपका हो गया जस्ट इन टाइम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट एंश्योर मटेरियल क्वालिटी। कौन सा एस्पेक्ट मतलब कौन सा दृष्टिकोण आपकी मटेरियल की क्वालिटी को सुनिश्चित करता है। तो मटेरियल की क्वालिटी को डिटरमाइन कौन करता है, कौन सुनिश्चित करता है कि आपकी मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। तो वो आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपका तय करता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है ये चेक करता है आपके मटेरियल की क्वालिटी को। ठीक है, विभाग गुणवत्ता नियंत्रण जो विभाग होता है ये सामग्री की गुणवत्ता को जांचता है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस का क्या उपयोग है। तो ABC एनालिसिस फॉर एम्प्लॉयज के लिए ABC एनालिसिस का यूज किया जाता है, गलत है। फॉर क्लासिफिकेशन मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर क्लैरिटी, सामग्री मतलब मटेरियल को क्लासीफाई मतलब उसको बांटने के लिए, और ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका सही है, बी आंसर आपका सही है। क्लासीफाई मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर क्रिटिकलिटी, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के अनुसार। जैसे आप ABC एनालिसिस आपका क्या बताता है, ABC एनालिसिस, ध्यान देना, ABC एनालिसिस जैसे आपके 3 तरह के आपके यहाँ गुड्स रखे हुए हैं, 3 तरह का माल आपके यहाँ रखा हुआ है। एक हो गया फर्स्ट, एक हो गया आपका क्या सेकेंड, और एक आपका हो गया थर्ड। ठीक है, थर्ड। पहली आप क्या करते हो, आप अपने यहाँ गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग। पहले वाले में आप सबसे कॉस्टली गुड्स को आप रखते हो, जो माल सबसे महंगा है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी भी उसकी क्या है, क्वालिटी भी उसकी क्या है, गुड है, मतलब उसकी क्वालिटी भी क्या है, अच्छी है। उसको आप फर्स्ट वाले पहली कैटेगरी में आप रखते हो। सेकंड कैटेगरी में आप क्या करते हो, या फर्स्ट या मैं बोल दूं A कैटेगरी में आप रखते हो, और सेकंड हो गया B कैटेगरी। B कैटेगरी में क्या है, ये ना तो ज़्यादा कॉस्टली है, ना ज़्यादा चीप है, ना ज़्यादा सस्ता है, ये मीडियम लेवल में इसकी मतलब इसकी कॉस्ट है, मीडियम लेवल में। ठीक है, मीडियम लेवल पे इसकी कॉस्ट है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, और क्वालिटी में भी ये काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो उसको आप किस में रखते हो, B कैटेगरी के गुड्स में आप डिवाइड करके रखते हो। और C कैटेगरी में क्या है, ये बहुत ही इसकी जो कॉस्ट है ये बहुत ही सस्ती है, बहुत ही चीप है, सस्ती है, और क्वालिटी भी लगभग थोड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एवरेज लेवल की इनकी क्वालिटी है, मैं कह दूँ बहुत कम है, क्वालिटी इनकी बहुत कम होती है जो सस्ते सामान होते हैं। तो आप 3 तरीके से अपने यहाँ गुड्स को क्या करते हो, कैटेगराइज आप करते हो, और यही आपका ABC एनालिसिस आपका होता है। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। इसको जरा ध्यान से देखिए, ABC एनालिसिस का उपयोग सामग्री को मतलब इसको यूज हम करते हैं क्लासीफाई मटेरियल को क्लासीफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर क्रिटिकलिटी। कितना इंपॉर्टेंट है वो गुड्स, वो आपका मटेरियल
उसके अनुसार आप गुड्स मटेरियल को डिवाइड करते हो अलग अलग कैटेगरी में। और इट कैटेगराइज मटेरियल इनटू 3 कैटेगरी, इसको आप 3 कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड करते हो। एक कैटेगरी में आप क्या रखते हो, हाई इंपॉर्टेंस आइटम आपके होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, विच हैव हाई वैल्यू, जिसकी दाम भी कीमत भी बहुत कम होती है और उसका उपयोग भी बहुत अधिक लंबे समय तक चलता है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये आपके हाई कैटेगरी में आपके होते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप टीवी लेने जाइए, टीवी 3 तरह के टीवी आपको दिखाएंगे। एक अच्छी कंपनी का टीवी है जो बहुत कॉस्टली होगा, दूसरा क्वालिटी भी ठीक रहेगी, थोड़ा मीडियम लेवल का उसकी मतलब प्राइस वगैरह रहेगा, और तीसरा रहेगा जो चाइनीज आइटम रहेंगे वो सभी आपके, तो वही है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बी में कौन से आइटम्स होते हैं, जो मीडियमली इंपॉर्टेंट, जो मध्यम वर्गीय जितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं वो आपकी होती है। और सी में बहुत ही कम महत्वपूर्ण और लो वैल्यू वाले आपके आइटम होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं, उनके दाम बहुत कम होते हैं, तो वो आपके होते हैं। So this classification enable efficient resources utilization because high value items A category receive special attention। जैसे जो ये जो क्लासिफिकेशन है ये संसाधनों के कुशल उपयोग को संभव बनाता है। कौन सा रिसोर्सेज आपके लिए सबसे उपयोगी है उसके लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हाई क्वालिटी के जो गुड्स हैं, जैसे ए पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंस है और बहुत ही कीमती है, तो जाहिर सी बात है इनका स्टॉक खत्म ना होने पाए। जैसे ही अगर ये पूरा स्टॉक हमारा खत्म हो गया, पूरा माल सेल हो गया, तुरंत आप ऑर्डर कर दीजिए, तुरंत ऑर्डर करके अपने गोदाम में ला के रख लीजिए, स्टोरेज करके रख लीजिए। और इसकी कॉस्ट क्या हो, इससे जैसे स्टॉक आउट की समस्या कम होती है और कॉस्ट भी कंट्रोल में बना रहता है। फिर आगे अगर हम बात कर लें फर्दर और अगर हम बात कर लें, इसके अलावा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ये सरल बनाता है और सही मात्रा में सही सामग्री आपके गोदाम में उपलब्ध रहती है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी स्टॉक आपका क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है सेफ्टी स्टॉक का। तो सेफ्टी स्टॉक जैसे क्या, जैसे आपने 10 लाख का माल मंगाया, 10 लाख का आपने माल क्या किया, ऑर्डर कर दिया आपने, आपके गोदाम में आ गया, आपके गोदाम में आ गया। अब आप क्या करते हो, 8 लाख आप अपने किसमें, 8 लाख रुपए आप सेल के लिए मार्केट में आप ले जाते हो, बाकी 2 लाख रुपए आपके गोदाम में बस पड़ा रहता है, 2 लाख रुपए बस पड़ा रहता है, सेफ करके आप रखे रहते हो, सेफ करके। और यही जो सेफ करके सुरक्षित तौर पे आप रखे रहते हो, दैट इज सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक आप बोलते हो। ठीक है, जैसे 8 लाख का सेल आप करने के लिए मार्केट में लेके गए, आपको पता चल गया जैसे 8 लाख आपने सेल कर दिया, अब आप फिर क्या करोगे, इस 2 लाख को टच नहीं करोगे सेल करने के लिए, आप फिर नया ऑर्डर लगाओगे, न्यू ऑर्डर आप जनरेट करोगे, न्यू ऑर्डर आप जनरेट करोगे। और न्यू ऑर्डर अगर आप मान लेते हैं 4 लाख का, फिर आप माल मंगा रहे हैं और 4 लाख का माल आने में लगभग 7 दिन लग जाएगा, 7 दिन लग जाएगा। लेकिन जो सप्लायर है, सॉरी जो बायर है, जो हमारा कस्टमर है, उसको लगभग आज ही चाहिए, आज ही उसे चाहिए, आज ही उसे चाहिए 4 लाख का माल। तो आप क्या करोगे, आप 7 दिन तक वेट करोगे, नहीं, आप 2 लाख का माल तब तक उसे आप ट्रांसफर कर दोगे अपने सेफ्टी स्टॉक में जो आपने बचा के रखा हुआ है, उससे उसकी जो नीड है काफ़ी हद तक आप कवर कर दोगे। 2 लाख आपने सप्लाई कर दिया, बाकी 2 लाख आने माल आने के बाद आप करोगे। तो सेफ्टी स्टॉक आप अतिरिक्त स्टॉक रखते हो, मतलब अगर आपको एडिशनल अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड अगर आपका आ गई, अचानक ऑर्डर आ गया, तो उसको भाई मंगाने के लिए भाई समय देना पड़ेगा, क्योंकि समय लगेगा। ट्रांसपोर्ट जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हो, जैसे दिल्ली में आप रहते हो, आप मुंबई से माल मंगा रहे हो, तो 7 दिन से कम नहीं लगेगा, और 7 दिन आने में 7 दिन आने में टाइम लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सेफ्टी स्टॉक के तौर पे ओवर स्टॉक आप अलग से बचा के रखे रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, उसे हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। देखिए यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ्टी स्टॉक दैट इज होल्ड एक्स्ट्रा मटेरियल। आप एक्स्ट्रा मटेरियल होल्ड करके रखते हो अपने गोदाम में, अपने वेयर हाउस में, और स्टॉक डील विद अनसर्टेन सच अनएक्सपेक्टेड डिमांड और सप्लाई डिले। मतलब आकस्मिक मांग जो अचानक आपको कस्टमर ने मांग लिया, या सप्लाई में देरी, अगर आप सप्लाई में देरी हो रही है, जैसा मैंने कहा ना, मुंबई से अगर आप माल मंगा रहे हो, दिल्ली में आप हो, मुंबई से माल मंगा रहे हो, तो देरी तो होगा। सप्लाई में देरी होने पे आप अनसर्टेनिटी सच एज, ठीक है, मतलब अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आप क्या करते हो भाई, अलग कंडीशन से बचने के लिए, कहीं ऐसा ना ऑर्डर कैंसिल हो जाए हमारे कस्टमर का, तो सभी से बचने के लिए आप सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रखे रहते हो, कुछ स्टॉक बचा के रखते रहते हो, और इससे ही आप उसके ऑर्डर को कंप्लीट करोगे। इससे स्टॉक की कमी की समस्या जो रहती है वो बहुत ना के बराबर रहती है, बनी रहती है। ठीक है, इससे उत्पादन में व्यवधान नहीं आता है, कस्टमर भी हमारे सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और इससे हमारे क्या होगा, बिजनेस एंश्योर, बिजनेस में हमारे पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगा। और इंटरप्टेड ऑपरेशन डिस्पाइट सडन इंक्रीज इन डिमांड और सप्लाई चेन डिसरप्शन। मतलब सेफ्टी स्टॉक से ये होगा कि आपके बिजनेस में अचानक अगर कोई भी डिमांड आपको मिल गई, मतलब कोई भी सप्लाई, मतलब कस्टमर ने डिमांड कर दिया, तो या आपकी सप्लाई, मान लेते हैं मुंबई से सामान मंगा रहे हो, किसी कारण नहीं आ पाया, तो ये सभी बैरियर से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक आपकी हेल्प करता है।
बी आंसर यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही है। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आपका मटेरियल के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब क्या होता है? डिलीवर करना, या मैं कह दूँ सौंपना या डिलीवर करना, ठीक है, ये आपका होता है मटेरियल हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब डिलीवर करना या सौंपना। अब मटेरियल हैंडलिंग होता क्या है? तो देखिए मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, जो भी ऑर्डर आपको मिला हुआ है, किससे, जो भी ऑर्डर आपको मिला हुआ है अपने कस्टमर से, किससे, अपने कस्टमर से, जो भी मटेरियल का आपको ऑर्डर मिला हुआ है उस मटेरियल को, ठीक है, एक प्लेस से मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से सुरक्षित तरीके से ले जाइए, जिससे भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना हो, एक्स्ट्रा, ठीक है, कॉस्ट ना आए, एक्स्ट्रा खर्चे ना हो, ठीक है। या ये भी हम कह सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग का मतलब कि जो भी मटेरियल है उसको एक एक जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर, दूसरे प्लेस पर, दूसरी जगह, ठीक है, क्या, सुरक्षित, सुरक्षित मतलब सेफ्टी, और आसानी से मतलब इजीली, इजीली तरीके से, आसानी से, या मैं कह दूं सही तरीके से ले जाना, सही तरीके से ले जाना, सही तरीके से क्या, ले जाना, ले जाना, दैट इज मटेरियल हैंडलिंग। मतलब मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है, सुरक्षित तरीके से, आसानी से, इजली से और सही तरीके से इसे ले जाना, दैट इज, ये सारी एक्टिविटी आपकी शामिल होती है किसमें, मटेरियल हैंडलिंग में। इससे क्या होता है, इससे जो गुड्स का ऑर्डर, मटेरियल का ऑर्डर मिला है उसकी टूट फूट से बचाना, और सही समय पे आप मटेरियल को डिलीवर कीजिए अपने कस्टमर को, तो यही सारी चीज़ें आपकी होती है। तो मटेरियल हैंडलिंग का मतलब स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गोदाम से आप निकालिए मटेरियल को, उसको सही तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंचाइए, गाड़ी तक पहुंचाइए, देन उसको क्या, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, जितनी क्वांटिटी, भाई जितना क्वांटिटी में आपको सप्लाई करना है उतना आप वहां पे रखवाइए उतने स्टॉक को, तो यही आपका होता है मटेरियल हैंडलिंग। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिटेल में यहाँ पे देख लें, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब सामग्री का भंडारण, मतलब मटेरियल का स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और कंट्रोल। मटेरियल हैंडलिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं, हम उस प्रोसेस को मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। इट रिफर्स द प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल सेफली, एफिशिएंटली एंड कॉस्ट एफिशिएंटली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू द एंड ऑफ द कंज्यूमर, जिसमें मटेरियल को हम उत्पादन की शुरुआत से लेकर अंतिम उपभोक्ता जो हमारा कस्टमर है उस तक सुरक्षित, कुशल और न्यूनतम लागत में हम क्या कर सके, उस वहां तक उसको पहुंचा सके, अंतिम उपभोक्ता तक। इट इन्वॉल्व डिलीवरिंग मटेरियल टू द राइट प्लेस। इसमें क्या शामिल होता है कि मटेरियल को सही जगह आप डिलीवर कीजिए, सही समय पे कीजिए, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में मटेरियल आप दीजिए, एंड राइट कंडीशन, और जो मटेरियल आप अपने कस्टमर को भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो भी अच्छे कंडीशन में हो। तो ये होता है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग में केवल परचेज मतलब खरीदारी ही नहीं होती, इसमें ये भी शामिल होता है कि आप मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, या स्टोरेज, सेफ्टी या कंट्रोल, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, तो दैट इज मटेरियल हैंडलिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का किस प्रकार उपयोग किया जाता है? व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज यूज फॉर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज आप किस लिए करते हैं, या इसका उपयोग किस लिए, इसका प्रयोग किया जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईओक्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर लोकल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर लूँ, तो अगर आपको 1000 यूनिट गुड्स की आपको नीड है, गुड्स की आपको क्या है, नीड है, ठीक है, नीड है, तो आप 1000 यूनिट गुड्स की क्या कीजिए, 1000 यूनिट गुड्स को आप ऑर्डर दीजिए, अपने सप्लायर को ऑर्डर दीजिए। इससे क्या होगा, जितने माल की ज़रूरत है, भाई गुड्स को ऑर्डर करने में क्या क्या हमारे सामने कॉस्ट आएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था ऑर्डर, भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका आएगा, कोई भी माल आप ऑर्डर करेंगे, मंगवाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे फार्म भरेंगे, फार्म भरने का खर्चा आएगा, फार्म आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, जो भी ऑर्डर आप करेंगे, ये सारी चीज़ें, और फिर इन सबके साथ साथ ऑर्डर बुक करने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा वगैरह चार्जेस जो आपके लगते हैं वो सब आपके लगेंगे। इन सबके साथ साथ अगर आप जब आप माल ऑर्डर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे खर्चे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। भाई 1000 यूनिट मंगा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपसे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले होते हैं उसी हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे। तो ये दोनों कॉस्ट आपकी जो ऐड होती है, ठीक है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स,
प्लस इसमें क्या और ऐड होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, माल को ऑर्डर करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है वो आपका हो गया, और प्लस इन सब के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम या मैं कह दूँ जो परिवहन शुल्क वगैरह आपको देना पड़ेगा, या ये भी कह दूँ कि माल आपने जितना मंगाया है उस पर भी खर्चा गिरेगा, स्टोरेज कॉस्ट आपका गिरेगा, भाई आपके गोदाम में पड़ा रहेगा, स्टोरेज कॉस्ट आएगा, इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सभी मिला के आपकी टोटल कॉस्ट आपकी बनती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस लिए प्रयोग किया जाता है, डिटरमाइन द ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी को आप डिटरमाइन कीजिए विद द लोएस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, जिससे आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी आप निकालिए, जिससे क्या है कि जो भी माल आप खरीद रहे हैं उसमें न्यूनतम लागत आए, कम से कम कॉस्ट आए, लोएस्ट टोटल कॉस्ट आपका हो आपकी खरीदारी में, आपको माल ऑर्डर करने में, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है। इकोनॉमिक ऑर्डर ये थ्योरेटिकल पॉइंट का क्वेश्चन है, दैट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप अपने स्टॉक को चेक करोगे, कितने स्टॉक की आपको नीड है, कितने स्टॉक की नीड है आपको, उसी हिसाब से आप ऑर्डर करोगे। इससे क्या होगा, आपकी मिनिमम या टोटल कॉस्ट आपकी आएगी, लोवेस्ट टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, ओवर स्टॉक से आप बच पाएंगे, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है। तो खरीद के लिए सबसे न्यूनतम कुल लागत होने वाला ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में हम बात कर लें। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ये यूज़ किया जाता है डिटरमाइन द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट, मतलब खरीदारी के लिए माल जितना आप ऑर्डर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें कितना ऑर्डर आपको देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में। इसका मतलब ये होता है कि आपकी टोटल कॉस्ट उतनी ही कम आएगी अगर आप सोच समझ कर माल को ऑर्डर कर रहे हैं। समझ में आया, जैसे आपको नीड है अगर 1000 का, तो 1000 का ही कीजिए। अगर आपने 2000 का यूनिट का माल एक्स्ट्रा मंगा के 1000 आपने रख लिया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो टोटल कॉस्ट आपकी आएगी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है कि आप उतने ही क्वांटिटी में माल मंगाइए जितनी आपकी ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कम आएगी, मिनिमम ही रहेगा। और इससे क्या होगा, इससे कुल लागत सबसे न्यूनतम, इसका उद्देश्य यही रहेगा कि कितनी मात्रा में माल खरीदने पे आपका स्टोरेज कॉस्ट, मतलब स्टोरेज और रख रखाव, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो अभी मैंने बोला आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, माल को ऑर्डर करने में, इन दोनों को मिलाकर खर्चे कम आए। इसीलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम यूज़ करते हैं। ओके या तो ये इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, इसका जब मैं कल से जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा पूरा थियरी सेक्शन में। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 2 इंटू T इंटू A इंटू O अपॉन C, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपके आते हैं। A फॉर होता है क्या, एनुअल ऑर्डर, एनुअल जितना साल भर में आप माल मंगाते हो, आप अपने अनुमान के आधार पे साल भर में कितना माल गुड्स हमें ज़रूरत है, हम जिस चीज़ का बिजनेस करें उतना ही आप ऑर्डर करोगे, तो एनुअल ऑर्डर आपका हो गया, मतलब जितना आप ऑर्डर करते हो साल भर में। O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, भाई माल को अगर ऑर्डर करने पे जो खर्चे आपके आते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे फॉर्म भरने के बाद कुछ ऑर्डर करने में जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आपके लगते हैं, तो ये O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और C फॉर कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, कैरिंग या मैं कैरिड कॉस्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। माल को गोदाम तक लाने में जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खर्चा आएगा, स्टोरेज कॉस्ट जो आएगा, इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, ये आपके होते हैं। इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, इसको मैं कभी आपको करा दूंगा और इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। कैसी लगी क्लास आप सभी बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताइए। देखिए मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और डीपली हमारी क्लासेस चल भी रही है, जैसा आप देख भी रहे हो, आज और कल दोनों डिटेल में क्लासेस चली हुई है, और ऐसे ही क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे भी चलती है। तो जितने भी बच्चों को इसकी एम्स सीआरई स्टोर कीपर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप सभी हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आज नहीं ज्वाइन करेंगे तो लगभग इसका जो ऑफर है वो आपका 22 नवंबर तक इसका ऑफर है। 22 नवंबर के बाद जो इसकी फीस हो जाएगी वो 399 हो जाएगी। तो अभी आप इस बैच को ज्वाइन करके अपना कंप्लीट प्रिपरेशन एम्स सीआरई का कर सकते हैं। और इसकी क्लासेस जो है वो 20 नवंबर मतलब कल से आपकी स्टार्ट होने वाली है। कल से लगातार क्लासेस चलेंगी और पर डे आपको एक क्लास लेक्चर आपको मिलेगा, अपडेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको 1 घंटे में मैं पूरा पढ़ा सकूँ, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कवर करा सकूँ, क्योंकि ज़्यादा समय आपके एग्जाम के लिए नहीं है। तो 1 घंटे की डिटेल में क्लासेस रहेंगी, ये आपको मिलेगा, नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। इन सबके साथ साथ जैसे सिलेबस ओवर होता है, मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, अच्छे खासे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ई बुक वगैरह भी आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस बैच में। तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर लेना, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 6306452831। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी बैच से रिलेटेड। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।